तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोजगार पर सियासत, देवभूमि के दंगल पे, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं, हमारे साथ कुंवर जसप्रीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। कुंवर जसप्रीत सिंह जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में हर जगह हड़ताल देखने को मिल रही है, चाहे बात नगर निगम कर्मचारियों की करें, पुलिसकर्मियों की करें, वो अपने ग्रेड पे को लेकर हड़ताल पर हैं, और तमाम जगह पर हम देख रहे हैं कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उस स्थिति में आपकी तरफ से रोजगार की बात की जा रही है। सुनने को ये भी मिल रहा है कि एक तरफ फंड की कमी है, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति में आप कैसे उद्योगों को सर्जित करेंगे, कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे, इसके बारे में बताएं। देखिए, फंड की कमी उत्तराखंड में शुरू से ही रही है, और वो इसलिए रही है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सीमित संसाधन हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो फंड तो एक अपने आप में ये इशू जिस दिन से प्रदेश है बना है, लेकिन फंड की कमी के बाद भी जब जब यहाँ पे प्रयास होते रहे हैं और जब जब जरूरत महसूस हुई है, तो वो ये सारी चीजें फंड को दरकिनार कर ये प्रयास हुए हैं, वो सफल भी हुए हैं और उनके लिए व्यवस्थाएं भी जुटाई गई हैं। तो निश्चित फंड कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि फंड को उत्तराखंड के अंदर या छोटे राज्यों के अंदर फंड की कमी हमेशा, लेकिन आप इन सब चीजों के होने के बाद भी प्रदेश के अंदर संसाधनों का सदुपयोग, युवाओं के रोजगार की स्किल एजुकेशन की दृष्टि से अगर वो सार्थक प्रयास हो रहे हैं और वो फलीभूत हो रहे हैं और उनका भविष्य में। कुंवर जसप्रीत सिंह जी, आप कह रहे हैं फंड की कमी है, कांग्रेस तो 500 यूनिट बिजली देने का वादा कर रही है। सांच को आंच क्या, अब आप हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर प्रदेश के अंदर कोई भी दल सिर्फ फ्री में देने के नाम पर राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है, तो ये कहां तक प्रदेश के लिए उचित है, ये हम सबको एक विचार करना पड़ेगा। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में क्या हमको इस तरह की राजनीति का समर्थन करना चाहिए? तो ये निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है, जिसपे ये बात तो पहले मोदी जी से पूछनी चाहिए कि उज्ज्वला योजना। जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो ऐसी चीजों को क्यों आप लोगों ने उसको माना? लेकिन सब्सिडी देना, लेकिन मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, फ्री की राजनीति करना। वो फ्री में बांटे गए थे, शायद आप पूरी जानकारी लीजिए। सब्सिडी नहीं, सब्सिडी तो बंद कर दी गई, सब्सिडी तो बंद कर दी गई, पूरी जरूरत। हाँ, तो एक वर्ग से कुंवर साहब आपका जो मीटर घूमेगा वो 500 यूनिट से ऊपर जाएगा, तो आपको जरूरत नहीं है। लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, तो करोड़ों लोगों को वो लाभ नहीं छोड़ी नहीं है, लोगों की खुद बंद कर दी है। अनिल भास्कर जी, रोजगार को लेकर आपके समय में किस तरह के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए? क्योंकि पलायन और बेरोजगारी उत्तराखंड में ये कोई अभी का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए थे? देखिए मैं संजय भट्ट आऊंगा आपके पास में। मैं चाहूंगा कि पहले अनिल भास्कर अपनी बात को रखते हैं। अनिल भास्कर जी बोले। जैसे अभी थोड़ी देर पहले संजय जी ने कहा पलायन की बात पर, तो जब कांग्रेसी सरकार थी और तिवारी जी के समय 2-3 योजनाएं ऐसी हुई थी जिसमें कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी औद्योगिक संस्थान, छोटे छोटे संस्थान और ऐसे लगाए जाने थे जिनसे कि प्रदूषण नहीं होना था। जैसे बहुत छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग टाइप के उद्योग थे, और उसमें जैसे रुद्रप्रयाग में भी इस तरह का एक जगह प्रस्तावित की गई थी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार 2007 में आई, उसके बाद वो सब चीजें बंद हो गई। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना इतनी बढ़िया योजना है, अगर उसको चाहें तो युवा उसको घर घर और गांव गांव में अपना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रचार प्रसार जो उसका 2007 तक हुआ, उसके बाद जो बीजेपी सरकार आई उसने उन सब चीजों को रला मिला दिया और खो दिया। उसके बाद हरिद्वार के अंदर वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में घोटाला हुआ, जबकि उससे पलायन भी रुक सकता था, बेरोजगारी भी खत्म हो सकती थी और उससे स्थानीय युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता था। और उसमें जब अभी रावत जी की सरकार आई, उस पर बहुत ज्यादा काम उस पर हुआ पिछले 2-2.5 साल के अंदर, जब हरीश रावत जी की सरकार थी। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने सिर्फ इसी चक्कर में कि हमारे मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, बदल दो, ये कर दो, और उसमें फिर उन चीजों को खो दिया। जगह जगह जो गेस्ट हाउस बनाने का काम हुआ और जो घरों को अतिथि गृह के नाम पर जो डेवलप किए गए, वो उसमें हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं जो कुंवर साहब से कहना चाहता हूं कि फंड की समस्या नहीं है, बात है नियत की और बात है उसको सही तरह से समायोजित करने की कार्यों को।
तो इसी चीज को मैं कहना चाहता था। और उसमें बहुत सारे ऐसे औद्योगिक संस्थान आज भी प्रदेश के कोने कोने में लगाए जा सकते हैं, जो हमारी कृषि से संबंधित हो, जो हमारे पर्यटन से संबंधित हो, जो हमारे डेली की ऐसी ऐसी चीजें हैं, जो हमारी पूजा चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे संबंधित हो, जिनसे प्रदूषण नहीं हो, जिनमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो, ऐसे बहुत सारे संस्थान हम लगा सकते हैं। लेकिन ये नियत में कमी है। और बीच में जब सरकार आई, जो 2012 से 17 के बीच की सरकार आई, उसके बाद उसमें बीजेपी ने जो उनको तोड़ने फोड़ने का, जो स्टेबिलिटी खत्म करने का काम किया, तो बीजेपी ने कुंवर जपेंद्र सिंह से जवाब देते। कुंवर जपेंद्र सिंह क्या कहेंगे? नियत पे खोट है आपकी। अरे आप तो कह रहे हैं कि सीएम ही बदलते रहते हैं, तो विकास कहां से करेंगे? बीजेपी ने कभी किसी को तोड़ने में और उसमें विश्वास नहीं रखा। ये कांग्रेस करने का विश्वास रखा था, बीजेपी ने काम न करने का। कांग्रेस में प्रदेश में अगर अब आज जो माहौल प्रदेश कांग्रेस में आज जो प्रदेश कांग्रेस में माहौल बना हुआ है, कांग्रेस की बात है, प्रदेश की बात कर रहे हैं, विदेश के अच्छे काम की बात कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बदनाम करना छोड़िए साहब, मैं कह रहा हूँ बदनाम करना छोड़िए। प्रदेश के लिए क्या काम किया उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे ही पहले हुआ आपकी पार्टी के अंदर आपकी ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपकी कुंवर जपेंद्र जी आवाज साफ नहीं आ पा रही। हमारे साथ पंकज गुप्ता, अध्यक्ष है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पंकज जी, क्या कहेंगे? ये जो बात कही जाती है इसमें कोई दो राय नहीं है, उत्तराखंड में पलायन और जो रोजगार है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और कोरोना काल में जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है आपको इसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, और मौजूदा वक्त में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो विषय आज आपने रखा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। मैं आऊंगा कुंवर जपेंद्र साहब, मैं आऊंगा। पंकज गुप्ता जी की भी बात सुन लेते, मैं आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। पंकज गुप्ता जी बोले। देखिए, जो विषय आज आपने रखा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तराखंड के, और मेरा मानना ये है कि हम लोग अभी तक इस प्रॉब्लम को जो है प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाए, और उसका रीजन ये है कि हम लोग अभी तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो हमें इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए किस तरह के सॉल्यूशंस हमको वर्कआउट करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको कैसे दूर करते हुए हम किस तरीके से जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य जो है अपना आप एक बहुत खूबसूरत राज्य है, और इसमें जो है संभावना अपार है। कहीं किसी प्रकार की कोई भी संभावनाओं की कमी नहीं है, पर उन संभावनाओं पे हम अपॉर्चुनिटीज आज तक डेवलप नहीं कर पाए, उनका प्रॉपर्ली दोहन नहीं कर पाए, चाहे वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों, चाहे कोई। इसका बड़ा कारण क्या पंकज गुप्ता आपको नजर आता है? पंकज जी, बड़ा कारण क्या है जो तमाम सरकारें एक्चुअल में जो समस्या है, जो दिक्कत है, उसको पकड़ नहीं पाई, या उस तक पहुंच नहीं पाई, या अभी भी उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे? क्योंकि बड़ी बात उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम 70% रोजगार मुहैया कराएंगे। क्या ये वादा आपको इतना आसान लगता है? देखिए, 70% जो रोजगार की बात है उसमें यह है कि बार बार हमारे उद्योगों का जो इंस्पेक्शन होता है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, और बार बार ये पाया जाता है कि यस, इंडस्ट्री इज गिविंग 70% और प्लस एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल। मेरा मानना ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा रोजगार और स्वरोजगार। हमारे प्रदेश में स्वरोजगार के इतने अपार संभावनाएं हैं। मैं नौकरी क्यों मांगने जाता हूँ जब मैं अपना खुद का काम कर सकता हूँ? तो एज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मैंने एक डेवलपमेंट रोड मैप हर जिले का उसकी स्ट्रेंथ्स को स्टडी करते हुए, वहाँ की वीकनेसेस और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है उसका एक पूरा खाका पूरे प्रदेश के 13 के 13 जिलों के लिए हमने तैयार किया है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है और चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा है कि आप लोग इसको बैठ के देखिए। और मैं एज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने हर जिले में जाके
अपने नवयुग को वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। CD रेशियो भी हमारा इंप्रूव होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हमारे इंप्रूव होंगे। हर तरीके से एक जो कंसोलिडेटेड और एक पूरा एक व्यापक प्रोग्राम होना चाहिए, उसको हम चलाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि मेरे को सबसे पहले जो है सबसे डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट जो है पौड़ी, वो दे दीजिए। मैं एज चैलेंज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और 6 महीने में मैं उसको टर्न अराउंड करके दूंगा। तो आप मेरे को एक व्यवस्था दीजिए, एक इकोसिस्टम दीजिए, एक एनवायरनमेंट दीजिए और मैं वहां पे काम करने को तैयार हूं और अपने जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ के स्वरोजगार और एम्प्लॉयमेंट सब कुछ जनरेट करने के लिए तैयार हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे को एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और सबका कोऑपरेशन मिले, मैं 6 महीने के अंदर पौड़ी को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से हमको उस पूरे प्रदेश को देखना पड़ेगा। हम एक दूसरे को अगर कहते रहेंगे उससे काम नहीं होगा। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर बिकॉज हम सब इस प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो प्रोफेशनल्स को हमको लाना पड़ेगा। जो नहीं पंकज जी, आप कह रहे हैं प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं इसके लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से जो वादा कर दिया गया है, क्या आपको ये हवाई लगता है या लगता है कि हाँ ये जमीन पे उतारा जा सकता है? I would not like to go into the political this thing. क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे वो बात करूंगा। हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, हमारे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे उनकी लाइवलीहुड इंप्रूव होनी चाहिए, माइग्रेशन रुकना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये हमें करने की जरूरत है। वायदे करने से कुछ नहीं होगा, हमें एज चैलेंज इसको एक्सेप्ट करके सबको साथ काम करके हमको टर्न अराउंड करना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आपको लगता है? चैलेंज तो देखिए मुख्यमंत्री जी, मैं देख रहा हूं, अभी मेरी मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुई है, पर जो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, वो कुछ ना कुछ घोषणाएं तो कर रहे हैं। इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं जहन में ये बात है कि यस, हम लोगों को माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। और पिछली सरकारें जो रही हैं, उन लोगों ने भी डेफिनेटली उनके भी माइंड में रहा है, बट हम लोग उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाए। तो डेवलपमेंट रोड मैप मैंने तैयार किया, शॉर्ट एनालिसिस करके उसको मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार उसको देखे, उस पर गहन मंथन करे, पौड़ी मेरे को दे, पौड़ी में सब लोगों को ये। तो ठीक है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंकज गुप्ता जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और इस पे सरकारों को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत थी, जिस पर सोचा नहीं गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से कहा गया कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम जो है वो नहीं आ पाती। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रोजगार पर सियासत जबरदस्त तरीके से उत्तराखंड में चल रही, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने पंकज गुप्ता, जो कि अध्यक्ष इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के, उनको आपने सुना, जहां पर उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया कि
किस तरह से ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, और एक जो बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में पलायन और जो रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे कैसे निजात दिलाना है, इसको लेकर बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। आपने सुना कुंवर जयपेंद्र सिंह जी के बहुत डीप सोचने की ज़रूरत है, इसके बारे में पंकज गुप्ता कह रहे हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि डीप आप सोच रहे हैं, लेकिन लगातार जब मुख्यमंत्री बदलते ही रहेंगे तो आप डीप कैसे सोच पाएंगे? देखिए, पंकज गुप्ता जी जैसे उद्यमियों के सहयोग के बिना कोई भी स्टेट आगे नहीं जा सकती है। सरकार का काम है नीतियों को बनाना और नीतियों को रोजगार पूरक और अपने इंडस्ट्रियल सरकमस्टांसेस को देखते हुए, ताकि इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा बूम मिले। तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि पंकज गुप्ता जी ने जितनी भी यहाँ बातें कही, सरकार अपना काम करेगी, इंडस्ट्री करेंगे, लेकिन आपस में के सहयोग से काम करेंगे। और मकसद सबका ये है कि हम प्रदेश बेरोजगारी कम हो, और कम के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट ये होना चाहिए कि बेरोजगारी खत्म हो। तो निश्चित तौर पे इन योजनाओं को, सरकार योजनाओं को युवा मुख्यमंत्री अपना काम करेगी, पंकज गुप्ता जी जैसे उद्यमी उसमें सहयोग करेंगे, और दोनों लोग मिलकर पूरी तरह से प्रदेश के अंदर रोजगार के साधनों में डेवलपमेंट को खड़ा कर, और उसके साथ बेरोजगारी को शून्य पे लाने के प्रयास मिलजुल कर करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें कामयाबी मिलना निश्चित है। हमारे साथ संजय भट्ट जी भी जुड़े। संजय भट्ट जी, आपने सुना जो बात कुंवर जयपेंद्र ने कही है, लेकिन इस बीच क्योंकि विधानसभा चुनाव जिसे कह सकते हैं वो नज़दीक हैं, तमाम पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। आप सत्ता में आते हैं तो खासकर रोज़गार को लेकर किस तरह के कदम उठाएंगे ताकि कि पलायन को रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो सके? इसके लिए आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो लगातार उत्तराखंड कर्ज की गर्त में डूबता जा रहा है। आपको मालूम है कि दिल्ली का बजट भी 60,000 करोड़ है और उत्तराखंड का बजट भी 60,000 करोड़ है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से हम अलग हुए तो हमें कर्ज क्योंकि बंटवारे में मिला। उसके बाद जब पहली जीती हुई सरकार गई तो हमारे ऊपर 7,000 करोड़ का कर्ज था। दूसरी जब सरकार गई, जब खड्डूरी जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे ऊपर कर्ज बढ़कर उत्तराखंड पे हो गया 25,000 करोड़। और उसके बाद जब हरीश रावत जी की सरकार गई तो हमारे ऊपर कर्ज था 43,000 करोड़। आज वो कर्ज बढ़कर 59,000 करोड़ हो गया है। हम तनख्वाह देने के लिए भी उत्तराखंड ओपन मार्केट से कर्ज उठा रहा है। कभी 300 करोड़ उठाते हैं, कभी 500 करोड़ उठाते हैं। रोडवेज कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, उनकी 5-5 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। आप ये देखिए कि पुलिस कर्मियों की तनख्वाह कम की जा रही है, उनका ग्रेड पे कम किया जा रहा है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्योंकि एक ही था, तो विद्युत यानी ऊर्जा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी उनका प्रमोशन डिले करने का काम किया जा रहा है। 9-5-5 की जगह उन्हें उनकी एसीपी 10, 20, 30 की जा रही है ताकि उनको तनख्वाह कम दी जाए। दूसरी तरफ जो विद्युत ऊर्जा विभाग में उपनल कर्मचारी रखे हुए हैं और संविदा कर्मचारी रखे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा जोखिम का काम है। इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है उस काम में, को इतना कम वेतनमान दिया जा रहा है। मतलब 8,000 रुपए में क्या अपनी मौत पे खेल कर वो कर्मी काम करेंगे। यानी उत्तराखंड के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 20 साल से जो 11 मुख्यमंत्री हैं उनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार आई थी तो 30,000 करोड़ का ठीक है। संजय भट्ट, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय भट्ट, क्या मुझे सुन पा रहे? शायद मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल भास्कर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं, एक तो पिछले दिल्ली का बजट था, घोटाला होता है, कभी पोली हाउस घोटाला होता है, यहाँ लगातार घोटाले होते रहे उत्तराखंड में। ठीक है संजय भट्ट। अनिल भास्कर, अपनी बात को मुकम्मल करें। जैसे श्री पंकज गुप्ता जी ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को यहाँ पर इंगित किया है कि पिछली सरकारों ने भी काम किया है, लोगों ने उसको एडजस्ट नहीं किया। वो बात सही है,
और मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उन सब चीजों को छुआ है और किया है जिन चीजों से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप विकास काम हो सकता था, विकास कार्य हो सकता था। पहली योजना अभी 2 मिनट पहले मैं बता चुका हूं, जो काम उसमें होने थे, वीरचंद गढ़वाली वगैरह और पहाड़ी क्षेत्रों पर जो औद्योगिक संस्थान लगाने की बात थी। उसके बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस प्रकार से पहाड़ के जो हमारे फसलें हैं उनका जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है आज की तारीख में देश विदेश में उसकी जो पहचान बनी है, उसका अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो निश्चित रूप से उसमें हरीश रावत जी हैं। भले ही बाबा रामदेव यहाँ से पैसा कमाते हो, लेकिन उन्होंने भी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। अब आवश्यकता है क्षेत्रवार, जैसे हिमाचल में मंडियां स्थापित है वहाँ फलों की, इसी प्रकार से क्षेत्रवार मंडियां भी बननी चाहिए जगह जगह उत्तराखंड में, जिससे कि फसलों को और वहां पर खेती को भी बढ़ावा मिल सके और उनको बाजार मिल सके, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी नीचे मैदानी क्षेत्र तक हो सके। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कांग्रेस ने उनका रोड मैप बना करके दिया और बहुत सारे रुपए तक काम करके दिया है और उनको, लेकिन अगली सरकार जब भी ट्रांसफर हुई दोनों बार, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। काम करने के बजाय उसको डिरेल करने का काम किया है। विकास का काम हो चाहे मेट्रो, ठीक है, तो विकास की बात हो और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या जिसे कह सकते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी माजरा चाहेंगे। अनिल भास्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुंवर जयपेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल भास्कर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भट्ट आपका शुक्रिया, पंकज गुप्ता जी आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया देवभूमि के दंगल में जुड़ने के लिए। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन सब के बीच जब चुनाव सर पर हैं तो तमाम वादे भी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार को लेकर भी जम के सियासत की जा रही है। लेकिन रोजगार की समस्या से कैसे निजात दिलाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।